हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज दोबारा से हम फिर से कुछ करंट के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है शांति बिल 2025 के बारे में। तो हमारे बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शांति जी को इंट्रोड्यूस किया है। चलिए देखते हैं शांति जी कौन है। तो जैसे हम कहते हैं ना, एक नारी सब पे भारी, वैसे ही हमारे कंट्री में जो न्यूक्लियर जो सेक्टर है उसमें दो इंपॉर्टेंट लॉज हुआ करते थे, एक्ट हुआ करते थे। पहले द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 और दूसरा द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLNDA 2010। अब भाई ये दोनों एक्ट क्या है हम जानते हैं, और इसको हमारी शांति जी ने क्यों रिप्लेस किया है, रिप्लेस करके क्यों एक सिंगल लॉ किया गया है हमारे इंडिया में। चलिए वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कोर इशू क्या है। देखिए जो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर में जो मेन इशू था ना, जो मेन इशू है जिसको हमें डील करना है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज के टॉपिक में, आज के सारे टॉपिक्स में ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चर्चा बहुत है। तो अगर आपको ना पता हो FDI क्या होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें किसी भी फॉरेन कंट्री के एक इंडिविजुअल या फिर एक कंपनी किसी दूसरे कंट्री के कंपनी या फिर किसी इंडिविजुअल में इन्वेस्ट करने आए फॉर बिजनेस पर्पस। ओके, उसके बाद प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द न्यूक्लियर सेक्टर व्हिच हैज बीन स्टॉल्ड फॉर इयर्स ड्यू टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज लॉ। अब ये क्या लॉज है हम ये जानते हैं, और ये क्यों स्ट्रिक्ट है, इसमें क्यों चेंजेस लेके आना है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए जो पहला प्रॉब्लम है वो है द सप्लायर लायबिलिटी। अब जो हमारा CLNDA 2000 एक्ट है, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है, जो इस एक्ट का सेक्शन 17 क्लॉज बी है, वो ये कहता है कि अगर किसी भी टाइप का न्यूक्लियर डैमेज होता है, किसी भी टाइप का न्यूक्लियर डैमेज होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर पे नहीं होगा, किस पे होगा, सप्लायर पे होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इस एक्ट के सेक्शन 17 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी टाइप का न्यूक्लियर डैमेज होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर पे नहीं, सप्लायर पे होगा। अब इस चीज ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, हम उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, हम आते हैं अब कॉन्फ्लिक्ट पे। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, अब इस कॉन्फ्लिक्ट को हम ग्लोबल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल दोनों पे समझेंगे। तो ग्लोबल लेवल पे क्या है ना, अब सिंस एक ऐसा प्रॉब्लम है कि भाई कुछ भी गलती होगा तो हम सप्लायर पे दोष देंगे, उसके चक्कर में कोई भी जो ग्लोबल जाइंट है या कोई भी ग्लोबल सप्लायर है वो हमारे इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। ये हो गया ग्लोबल इशू। डोमेस्टिक इशू की बात करें तो देखिए, अब किसी भी टाइप का, कोई भी टाइप का जो सप्लायर है, चाहे कितना ही बड़ा सप्लायर क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा वेंडर ही क्यों ना हो, अब देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक छोटे से स्क्रू के वजह से भी अगर कोई डैमेज होता है तो फिर से जो सप्लायर है उसको हम पकड़ेंगे। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि एक एक करोड़ का, जैसे कि जो एक एक करोड़ के पार्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं वो फंस जा रहे हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो। यानी कि क्या हुआ, मान लीजिए 1 करोड़ का वो पार्ट सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ का उनको फाइन भरना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जा रहा है ना। इसलिए ये एक काइंड ऑफ ये था, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, कॉन्फ्लिक्ट था, किसके लिए, ग्लोबल लेवल और डोमेस्टिक लेवल दोनों के लिए। अब चलिए अब हम फिक्स पे आते हैं, यानी कि अमेंडमेंट क्या है, यानी कि हमारी शांति जी क्या शांति लेके आई है, क्या पीस लेके आई है, चलिए हम देखते हैं। अब देखिए पहला जो ये है, शांति बिल ने इस रूल को मॉडिफाई किया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेडेड लायबिलिटी कैप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी को जब आप स्यू कर रहे हो, यानी कि आप लीगल टर्म्स में उसको लेके आ रहे हो, वो लिमिटेड ही होगा और वो सप्लाई, रिएक्टर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसा अभी मैंने बताया कि मान लीजिए हमने 1 करोड़ के पार्ट सप्लाई किए, लेकिन हजारों करोड़ का हमें क्या है, फाइन भरना पड़ रहा है, हमें लीगल नोटिसेस दिए जा रहे हैं। उस केस में क्या है, यही रूल जो है ग्रेडेड लायबिलिटी कैप्स इस चीज को प्रॉपर्ली समझाता है। अब देखिए, अब है क्लैरिफाइंग सप्लायर। ठीक है, हमारी शांति जी ने ये भी बोला है कि भाई एग्जैक्टली सप्लायर जो है उसका हम डेफिनेशन बताएंगे कि सप्लायर है कौन।
इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, ठीक है, उनको जो है एक लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी कि उनको ज्यादा इस चीज से नुकसान नहीं होगा। वही 1 करोड़ का डील कर रहे हैं लेकिन हजारों करोड़ का हम फाइन भर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, DPIIT के साथ हम अलाइन कर रहे हैं, यानी कि फॉरेन इक्विटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम जो स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड नॉर्म्स जो है यूएस और फ्रेंच इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब देखिए, यूएस के बारे में तो हमको पता है कि यूएस के साथ हमारे क्यों इतना डीलिंग होते रहता है, लेकिन अब यहाँ पे फ्रेंच कहाँ से आ गए? तो ये है कि हमारा फ्रांस के साथ जो है न्यूक्लियर डील कुछ सालों पहले साइन हुआ था, इसलिए, और फ्रांस जो है हमें रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ हम डेटा और फैक्ट्स देखते हैं प्रीलिम्स रिलेटेड। शांति जी मान ले क्यों इंपॉर्टेंट है, तो शांति जी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शांति जी ने किस 2 एक्ट को हटाया है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इसको डिलीट किया गया, ठीक है। अथॉरिटी की बात करें तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB, याद रखिएगा, AERB रिस्पॉन्सिबल है इसके अथॉरिटी के लिए। अब लायबिलिटी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, ठीक है, मूविंग फ्रॉम modified to be expressively provided in a contract, moving away from the mandatory statutory liability that scared investors, ठीक है। दूसरा कि इंडिया जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव इंडिया टारगेट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2047 यानी कि विकसित भारत। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, शांति जी से हटके अब हम थोड़ा कुछ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं। बहुत ही एक आयरनी वाला न्यूज है आज। सबसे पहले हम न्यूक्लियर डैमेज की बात करते हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंश्योरेंस के ऊपर है। चलिए, तो हेडलाइन ये है कि लोकसभा पासेस बिल टू रेज द एफडीआई लिमिट टू 100% इन द इंश्योरेंस सेक्टर। अब देखिए क्या है, जैसे तो लोकसभा ने एक बिल प्रपोज किया है जिसका नाम है सबको बीमा सबको रक्षा। दिस इज एन अमेंडमेंट टू द इंश्योरेंस लॉ बिल ऑफ 2025, ठीक है। चलिए अब हम फिर से इस बिल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसका नाम देखते हैं, इसका काम देखते हैं, ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हम इसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। जैसा मैंने कहा था इससे पहले कि इस आज के न्यूज में हमारा एक टॉपिक, एक वर्ड जो कि बार बार रिपीट होने वाला है, वो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब ये इंश्योरेंस सेक्टर में क्यों आज आया है बताते हैं। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में पहले जो लिमिट हुआ करता था इंश्योरेंस का, वो सिर्फ, यानी कि फॉरेन कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर्स में सिर्फ 74% ही इन्वेस्ट कर सकती थी, लेकिन इस नए बिल से इसको बढ़ा के 100% कर दिया गया, यानी कि जो हमारा एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो एरिया है उसको हमने बहुत ज्यादा ब्रॉडली एक्सपैंड कर दिया है। अब चलिए देखते हैं व्हाट इज द बिल, की प्रोविजन क्या क्या है। जैसे कि हमारे शांति जी ने 2 बिल को हटाया था, भाई हमारे इस सबको बीमा सबको रक्षा बिल ने भी 3 बिल को अमेंड किया है। पहला क्या है? पहला है द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, दूसरा है द लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन LIC एक्ट ऑफ 1956 और तीसरा है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999। चलिए अब क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने बताया, एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 74% से बढ़ के किधर तक हुआ है? 100% तक हुआ है, ठीक है। अब देखिए, री इंश्योरेंस रिफॉर्म, यानी कि जो नेट ओन फंड्स होता है। अभी नेट ओन फंड्स क्या होता है? जैसे कि आप एसडीएम बन गए, आप डीएसपी बन गए, आपको सैलरी मिला, चलिए मान लीजिए आपको 100 रुपीज सैलरी मिलती है, जिसमें से 10 रुपए आपने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, 10 रुपए का आपने एसआईपी कर दिया, 10 रुपए का आपने अपना पर्सनल खर्चा, ग्रोसरी वगैरह जो भी है, यानी कि कितना हुआ? 30 रुपए का आपका खर्चा हो रहा है। 70 रुपए आपके पास सब कट छट के कितना बच रहा है? 70 रुपए बच रहे हैं। तो उस 70 रुपए को हम क्या कहते हैं? नेट ओन फंड्स। तो किसी भी कंपनी के लिए अगर हम पूछेंगे कि नेट ओन फंड्स क्या होता है, तो ऐसा होता है कि जितना आपका इनकम हो रहा है उसमें से आप टैक्सेस काट दो, आप लायबिलिटीज काट दो, आप
इन्वेस्टमेंट्स काट दो, रिस्की इन्वेस्टमेंट काट दो, तो जो बच रहा है उसको हम नेट ओन फंड्स कहते हैं। अब इस फंड को जो है इस बिल के थ्रू हमने इसका वैल्यू कम कर दिया, यानी किसी भी कंपनी का अगर नेट ओन फंड अब 1000 करोड़ है तो वो इजीली इन्वेस्ट कर पाएगा। पहले क्या प्रॉब्लम था कि जिनका 5000 करोड़ का है वो ही सिर्फ उसकी 5000 करोड़ और उसके ऊपर है वही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बार स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर दिया गया है ताकि और एक ब्रॉड एक्सपेंशन हो सके। एम्पावरिंग IRDAI, ठीक है, उसको और इन्फोर्समेंट पावर्स मिल रहा है, ठीक है, अथॉरिटी पावर्स उसको मिल रहे हैं। अब देखिए LIC को जो है एक ऑपरेशनल फ्रीडम मिल रहा है, क्या कि LIC को बोला गया है कि भैया आप जो है नए नए जोनल ऑफिसेस बनाओ, ठीक है, और उन जोनल ऑफिसेस को बनाने के लिए जो है आपको प्री परमिशन नहीं लेना पड़ेगा गवर्नमेंट सेक्टर से, ठीक है। अब देखिए अब कुछ हम डेटा और फैक्ट्स पे आ जाते हैं जो कि आपके आंसर एनरिचमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। नंबर याद रखिएगा, पहला जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है 3.3%, 2014-15 के डेटा से 3.75% ये है करेंटली, यानी कि 2025, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो भी $55 पर पर्सन पर ईयर 2014-15 से इंक्रीज होके कितना हुआ है $97 पर पर्सन पर ईयर, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ इंश्योरर्स की बात करें तो वो 53 से इंक्रीज होके 74 पर आ चुका है करंट डेट में। चलिए अब इसका हम हिस्टोरिकली कंटेक्स्ट अगर देखें एफडीआई का, तो 1999 में जो एफडीआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेन जायंट्स थे, उनको सिर्फ 26% का लिमिट दिया गया था कि भैया आप बस 26% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा। इसको फिर बढ़ा के जो है कितना किया गया, बढ़ा के इसको 49% किया गया, फिर इसको बढ़ा के जो है 74% किया गया, और फाइनली 2025 में इस बिल के थ्रू इसको 100% कर दिया गया है, ठीक है। अब वापस से रिवीजन पॉइंटर्स पे आते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, इसका काम याद रखिएगा, ठीक है। एफडीआई लिमिट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी जो है वो याद रखिएगा IRDAI, ठीक है, विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर IRDAI एक्ट 1999। डेफिनेशन, ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। और मेंस के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम ये देखते हैं। अब ये जो बिल अमेंडमेंट हुआ है ये फेवर में क्यों है गवर्नमेंट के, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कैपिटल इन्फ्यूजन हमारे कंट्री में बढ़ जाएगा, क्योंकि एफडीआई का लिमिट को हमने 100% तक कर दिया है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो हमारी तरफ और अट्रैक्ट होंगे, हमारे कंट्री के इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काफी इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, हर कंट्री के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, बेटर टेक्नोलॉजी होता है, तो इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू टेक्नोलॉजी का बहुत ही बढ़िया ट्रांसफर होने वाला है, हमें और इनोवेशन दिखाई देने वाला है। देखिए कंज्यूमर को भी काफी बेनिफिट होने वाला है, क्यों, क्योंकि सिंस हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, काफी फॉरेन कंपनीज हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, और जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो हर कोई चाहेगा कि उनको प्रॉफिट हो, इसलिए वो प्रीमियम रेट्स कम कर देंगे, तो ये कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। अब सोशल प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस के थ्रू सोशल सिक्योरिटी तो आपको मिलता ही है। अब हम बताते हैं ये क्यों फेवरेबल नहीं है, ठीक है। पहला तो ये कि 100% एफडीआई करने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन कहीं वो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर को डोमिनेट ना कर ले, क्योंकि कुछ भी हो जाए हमारा डोमेस्टिक सेक्टर जो है वो तो लॉस में नहीं होना चाहिए, तो इसके चक्कर में लॉस ना हो। दूसरा ये पीएसयू वगैरह को काफी थ्रेट है, यानी कि जो एलआईसी है, एलआईसी जिस रेट से, जिस स्पीड से, जिस कैपेसिटी से काम कर रहा है, शायद एलआईसी को जो है और कंपटीशन में लाया जाए, ठीक है। अभी देखिए एक होता है प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि जो फॉरेन कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बता तो रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वो अपने प्रॉफिट पे ध्यान देने लगे, व्हिच इज हार्मफुल फॉर द कंज्यूमर एज वेल। अब ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं शांति इंश्योरेंस। अब हम आते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जिन्होंने अभी ट्रिब्यूट दिया है, कहां पर, अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट पर, ठीक है। अब देखिए
ये अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट, हमें ये याद नहीं रखना है कि पीएम मोदी विजिट किए थे। सबसे ज्यादा इस सेक्टर में, इस फील्ड में अभी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में ये कि अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट क्या है, ठीक है, ये कहाँ पर है, इसका क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है और इसका क्या अभी करेंटली स्टेटस चल रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू इथियोपिया, इथियोपिया इस साल बहुत ही एक हॉट टॉपिक रहा है। पहला रीजन ये कि अदरा विक्ट्री मॉन्यूमेंट के लिए पीएम मोदी वहां पे ट्रिब्यूट देने पहुंचे, और दूसरा अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले जो एक मैसिव वोल्केनो इरप्शन हुआ था जिसने इंडिया के पोल्यूशन को और भी ज्यादा इफेक्ट कर दिया था। तो इथियोपिया याद रखिएगा, ठीक है। विजिटेड द अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट इन द एडिस अबाबा, ठीक है, इथियोपिया में एक जगह है एडिस अबाबा, वहां पर है ये अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट, ठीक है। अभी हिस्टोरिकली क्यों इंपॉर्टेंट है हम वो देखते हैं। देखिए एग्जैक्टली क्या है, अब ये जो अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट है इसके पीछे जो हिस्टोरिकल रीजन है वो आता है बैटल ऑफ अदवा इन द ईयर 1896। अब ये बैटल ऑफ अदवा क्या है, देखिए 1896 में क्या होता है, ये काफी हिस्टोरिकल वॉर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है, क्योंकि इसमें जो इथियोपियन किंगडम है, इथियोपियन किंगडम और यूरोप के बीच में मिलिट्री वॉर हुआ था। एंड ये हिस्टोरिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अफ्रीकन हिस्ट्री किसी एक अफ्रीकन नेशन ने यूरोपियन नेशन को मिलिट्री वॉर में हराया है, यानी कि वो टू नेवर बी कॉलोनाइज्ड ड्यूरिंग द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी कि वो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुआ यूरोप से। अब देखिए इतना समझ में आ गया, ये इथियोपिया, ठीक है, एडिस अबाबा, ये विक्ट्री मॉन्यूमेंट, अदवा विक्ट्री मॉन्यूमेंट, एंड ये बैटल ऑफ अदवा पता होना चाहिए, इसका हिस्टोरिकल कंटेंट क्या है। चलिए अभी इन सब से भी हट के अब हम थोड़ा खेतीबाड़ी पे आते हैं। खेतीबाड़ी क्या है, देखिए इंडिया और अर्जेंटीना से रिलेटेड न्यूज है। अब अर्जेंटीना ये नहीं है कि मेसी जी आए थे हमारे कंट्री में, मेसी के बारे में न्यूज नहीं है, ये न्यूज है कि इंडिया और अर्जेंटीना ने एक कोलैबोरेशन किया है, एक वर्क प्लान उन्होंने साइन किया है, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, which is from 2025 to 2027 to boost their bilateral cooperation। अब ये bilateral cooperation क्यों साइन किया गया है, आइए देखते हैं। देखिए ये this work plan serves as a road map for the next 2 years, that is 2025 to 27, to deepen the partnership between India and Argentina in the एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। ये किसके बीच में साइन हुआ है, 2 इंस्टीट्यूट के बीच साइन हुआ है, पिछले पेज में वो रह गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईकर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अर्जेंटीना, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब देखिए अब ये क्यों साइन किया गया इसके बारे में जानते हैं। पहला कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में, यानी कि हमें क्या करना है, हमें साइंटिस्ट को ट्रेन करना है और एक्सपर्ट्स को एक्सचेंज करना है, यानी कि हम अपना एक्सपर्ट राय आपको भेजते हैं, आप अपना एक्सपर्ट्स हमको भेजिए, मिलकर हम दोनों एक कोलैबोरेशन करते हैं, हम कैपेसिटी बिल्डअप करते हैं, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात करें, भाई हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी है रिलेटेड टू कल्चर एग्रीकल्चर, आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, देन व्हाई नॉट शेयर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करें तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को हमें प्रमोट करना है, जैसे कि जीरो टिलेज एंड माइक्रो इरिगेशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चैलेंजेस, चेंज चैलेंजेस, ठीक है। लास्ट जॉइंट रिसर्च, यानी कि हमें कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट के लिए कोलैबोरेशन, यानी उस पर रिसर्च करेंगे हम लोग साथ साथ। कुछ कुछ डेटा एंड फैक्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन इन्वॉल्व, इंडिया की तरफ से कौन इन्वॉल्व है, जो मैंने कहा आईकर, एंड अंडर द विच कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर, ठीक है। अर्जेंटीना की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। की सिग्नेचर्स की बात करें तो भाई इनके सेक्रेटरी कौन है, मिस्टर डॉक्टर एमएल जाट, और अर्जेंटीना जो एम्बेसडर है HE मारियानो ऑगस्टिन, ठीक है। इसका ड्यूरेशन 2 साल का है, 2025 टू 2027, याद रखिएगा। अब इसमें की फोकस एरियाज हमारा क्या क्या रहेगा, देखिए तो क्रॉप में हमारा जो स्पेसिफिक फोकस जो होगा वो होगा ऑयल सीड्स पे, और दूसरा होगा पल्सेस पे, ठीक है। टेक्निक्स की बात करें तो जीरो टिलेज हो जाएगा, मैकेनाइजेशन हो जाएगा, माइक्रो इरिगेशन,
एंड फर्टिगेशन। ओके, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो क्रॉप एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को हम ऑल्सो एग्रीकल्चर का फ्यूचर कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेटर मेथड है। कंपोनेंट्स की बात करें तो जर्म प्लाज्म एक्सचेंज। अभी जर्म प्लाज्म क्या होता है? जर्म प्लाज्म जो एक जेनेटिक पूल होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो पास ऑन होता है उसको हम कहते हैं जर्म प्लाज्म। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, अगर ये जेनेटिक मटेरियल है तो फिर हम जो जीन के बारे में पढ़ते हैं फिर वो क्या है? देखिए, जीन और जर्म प्लाज्म, जैसे जीन जो होता है वो डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो पास होता है, लेकिन जर्म प्लाज्म जो होता है वो एक पूरा पूल होता है जेनेटिक मटेरियल का। यानी कि कह सकते हैं कि जीन इज अ सबसेट ऑफ द जर्म प्लाज्म, मैथ्स की भाषा में अगर कहें तो। चलिए, ये हो गया। अब हम अगला आते हैं थोड़ा सा डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट क्यों? देखिए, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने वापस से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया है जिसका नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2, जो कि कहां हो रहा है? अबू धाबी में। ठीक है, जो 2024 का एडिशन था वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था राजस्थान में। ठीक है, अब इसका क्या है चलिए वो देखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन bilateral joint military exercise between the Indian Army and the UAE land forces। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। To enhance the ability to work together seamlessly in urban warfare scenarios। यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रीजन के लिए नहीं है, जैसे कि टेररिज्म काउंटर करने के लिए हो गया, हाँ, काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग के लिए हो गया, स्टेबिलिटी ऑपरेशंस, इन सब के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा गाय भैंस मछली इसके ऊपर हम आते हैं। ठीक है, ये न्यूज क्यों आया है? क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लाइफ स्टॉक सेंसस पब्लिश किया है। ये कौन सा एडिशन है? याद रखिएगा, 20th लाइफ स्टॉक सेंसस पब्लिश किया गया है। किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग ने स्टेट वाइज ये लिस्ट पब्लिश किया है। ठीक है, अब देखते हैं लाइफ स्टॉक सेंसस होता क्या है। ये जितने भी हम डोमेस्टिकेटेड लाइफ स्टॉक है, एनिमल्स है, पोल्ट्री बर्ड्स है जैसे कि हेन, चिकन, रूस्टर, हम उसके बारे में उसकी हम जनगणना करते हैं। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है? अब इसका स्कोप क्या है? ठीक है, ये जो है एक स्टेट वाइज, ये स्टेट वाइज स्पीशीज जो है, स्टेट वाइज स्पीशीज और स्टेट वाइज डेटा को जो है कलेक्ट करती है। किसके ऊपर? कैटल्स यानी कि काउज, बफेलोस, शीप्स एंड गोट्स। ठीक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर जो एनिमल हस्बेंड्री है ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर। अब मुझे आप ये बताइएगा कि सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट और कॉन्करेंट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है प्लीज बताइएगा। ठीक है, अब हम की डेटा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें रैंकिंग की बात करेंगे कि किस सेक्टर में किस स्टेट का सबसे ज्यादा रैंकिंग है। देखिए, कैटल की बात करें तो वेस्ट बंगाल लीड कर रहा है क्योंकि वहां पर 1.907 करोड़ कैटल पाए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेकंड है एंड मध्य प्रदेश थर्ड आया है। बफलो की बात करें तो उत्तर प्रदेश इज लीडिंग इन द नंबर ऑफ बफलोज विच इज नॉर्मल। राजस्थान की बात करें तो 1.36 करोड़ है। शीप की बात करें तो तेलंगाना लीड कर रहा है एंड आंध्र प्रदेश इज सेकंड। गोट की अगर हम बात करें तो राजस्थान लीड्स एंड वेस्ट बंगाल कम्स लेटर। बिहार स्पेसिफिक डेटा की बात करें तो देखिए, कैटल का जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 1.53 करोड़ के आसपास है। गोट की बात करें तो 1.28 करोड़ की पॉपुलेशन है। बफेलो जो है अप्रोक्सीमेटली 77 लाख पॉपुलेशन है और शीप की बात करें तो 2.13 लाख पॉपुलेशन है। चलिए, अब नेक्स्ट जो न्यूज है वो ये है, टॉपिक सभा साथ इनिशिएटिव विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सेशन। तो ये न्यूज क्या है? पहले हम जानते हैं कि सभासार होता क्या है। तो सभासार जो है वो एक एआई टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करता है, वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। अब इसको क्यों लाया गया है, ये कहाँ यूज होता है, इसका एडवांटेजेस क्या है, ये क्यों अभी न्यूज में आ रहा है, बताती हूँ। देखिए, 17 दिसंबर 2025 में जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने एक अपडेट दिया है कि ये जो सभासार इनिशिएटिव है ये कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसका नंबर बढ़ रहा है, यानी कि लोग जो है इसको कंटिन्यूअसली यूज किए जा रहे हैं, इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, जैसे 92,000 ग्राम पंचायत अभी जो है कंप्लीटली
इस AI टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया ये क्या है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें आगे, ठीक है, अब डेटा की अगर हम बात करें, एनक्रिप्शन की बात करें, तो इस डेटा को जो है 100% एनक्रिप्टेड रखा गया है। किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। और ये इंश्योर किया गया है कि इसके डेटा को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ, सर्विस प्रोवाइडर के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। अब कुछ प्रीलिम्स फैक्ट रिलेटेड हम कुछ की डेटा पढ़ लेते हैं। ये याद रखना है, इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था? 14 अगस्त 2025 को। ठीक है, इसका पायलट फेज जो है ये ठीक है, पायलट फेज सक्सेस की बात करें तो इस पूरे फेज का जो है त्रिपुरा जो है एक की फोकस था। और आज के डेट में त्रिपुरा के जो 87% ग्राम पंचायत है वो इस ऐप को यूज कर रहे हैं सक्सेसफुली, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑन 15 अगस्त 2025। ठीक है, अडॉप्शन की टाइमलाइन की बात करें तो 15 अगस्त को जो है 12,667 ग्राम पंचायत ने यूज किया था। 2 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग इसका नंबर 77,000 तक पहुंच चुका था। एंड अभी 3 दिसंबर के डेटा के अकॉर्डिंग इसका नंबर 92,376 पहुंच गया था। अब नेक्स्ट की बात करें, इसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो इसका जो डेटा है वो रेगुलेट कौन करेगा? हमारा जो डिजिटल पर्सनल डेटा एंड प्रोटेक्शन DPDP रूल्स है उसके अकॉर्डिंग इसके डेटा को रेगुलेट किया जाएगा। थैंक यू ऑल, आज के सेशन के लिए इतना ही। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर योर ओपिनियन ऑन द कमेंट चैनल एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सिविल सेवा मार्गदर्शन। थैंक यू।